केंद्र सरकार का खासा फोकस इस बात पर है कि देश का युवा अब आगे बढ़े और इस तरह से आगे बढ़े कि देश में भी कहीं ना कहीं तस्वीर बदल जाए। और इसके साथ साथ में फोकस ये भी है कि क्योंकि युवा भारत है, युवा भारत के कंधे पर ही 2047 का जो सपना है विकसित राष्ट्र का, वो देखा जा रहा है। इसके साथ साथ में कई ऐसे संगठन भी युवाओं के बीच काम कर रहे हैं, उनकी सक्रियता के लिए काम कर रहे हैं और उनको अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित कुमार सिंह जी हैं, युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और युवाओं के बीच लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके विज़न के लिए काम कर रहे हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ के साथ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि युवाओं की हम बात करेंगे, युवाओं पर फोकस करेंगे, आपका संगठन उन्हीं के बीच काम कर रहा है, उन्हीं के लिए काम कर रहा है, तो क्या कुछ नीतियाँ हैं? आप क्या करना चाहते हैं? युवाओं की तस्वीर बदले, देश तो युवा है ही, आपके प्रयासों से ये युवा भारत और भी सही ढंग से फोकस कर पाए, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, 1857 की क्रांति रही हो या 1947 में भारत माता के पैरों की जंजीरों को तोड़कर देश को आज़ादी का चोला पहनाने का कार्य रहा हो, या 1947 में आज़ादी मिलने के उपरांत इस देश में जो 74 में बड़ा आंदोलन हुआ, हिटलर शाही के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, लाल फीताशाही के खिलाफ, या 2014 में विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता के स्थापना के कालखंड में देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र भाई मोदी जी को बैठाने का काम रहा हो, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में देश की 65% आबादी युवा शक्ति की महती भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से नौजवान हमारे देश के पुनर्जागरण हेतु, देश के नवनिर्माण के लिए, देश के खोए हुए वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप देख रहे होंगे 2014 के बाद लगातार प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक तौर पर, नीतिगत तौर पर, विधिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, वैचारिक तौर पर देश के नौजवानों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु लगातार अभियान चला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। स्किल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, वोकेशनल ट्रेनिंग्स कोर्सेज के माध्यम से लगातार देश की युवा पीढ़ी को समाज से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्रयास 47 में आज़ादी मिलने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, लेकिन दुखद पक्ष ये रहा कि उस समय जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे, उनको नौजवानों के संवर्धन के इतर अपने परिवार के संवर्धन की चिंता ही सता रही थी। उनको देश के समग्र नौजवानों के उत्थान की चिंता से वो चिंतित नहीं थे। उन्हें तो बस अपनी सुपुत्री को कैसे राजनीति के सत्ता के केंद्र के शीर्ष पर स्थापित कर दें, इसकी चिंता सता रही थी। अच्छा, इसी वजह से युवा नीति की स्पष्टता नहीं है क्या? युवा नीति स्पष्ट नहीं रही देश के सामने, युवाओं के लिए कोई नीति ही नहीं रही, हम तो ये भी महसूस करते हैं। नहीं, नीति तो स्पष्ट रही ना। 47 में आज़ादी के बाद जो कीर्तिमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया, अब दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। इंदिरा गांधी जी ने जो स्थापित किया, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। नेहरू जी की नीति एक युवा को स्थापित करने की थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की नीति थी एक युवा को स्थापित करने की, जिसके लिए इमरजेंसी तक लगाना पड़ गया स्वर्गीय संजय गांधी को। संजय गांधी जी की जब आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो दुखद घटना है देश के लिए, तो बस एक युवा को स्थापित करना था, राजीव गांधी जी को। सोनिया जी को मौका लगा तो यूपीए 1 यूपीए 2 समर्पित कर दिया। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर श्रीमंत राहुल गांधी जी को। तो कांग्रेस पार्टी ने जो 50-55 साल इस देश में डायरेक्ट या अलायंस में जाकर राज किया, देश का शोषण दोहन लूटने का काम किया, उसमें 3-4 ही नौजवानों को संपोषित करने का नीति पर काम किया गया। तो परिवारवाद हुआ ही ना। इस देश में हम सबों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र, दुनिया में श्रद्धा और आस्था के केंद्र, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान सभाओं में संविधान के निर्माण के समय स्पष्ट रूप से कहा कि राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा लोकशाही और संविधान के लागू होने के बाद। लेकिन क्या किया कांग्रेस ने इस देश में? कांग्रेस ने नेपोटिज्म के बीज को मिट्टी में डालकर खाद और पानी दे देकर बरगद का पेड़ बना दिया। खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर के संतान की चिंता कांग्रेस की लीडरशिप को कभी सताई क्या?
राहुल गांधी जी को देख लीजिए, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में सशक्त और मजबूत स्थिति में थे तो चंद राजकुमारों के संवर्धन के अलावा राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। आज भी राहुल गांधी जिस प्रकार से संसद के अंदर अधिकारियों के संदर्भ में, न्यायविदों के संदर्भ में, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले प्रोफेसर्स और कुलपतियों के संदर्भ में जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस देश में? जिस देश में जातीय संरचना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, सामाजिक न्याय की स्थापना का सदप्रयास किया गया, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण जैसे लोगों ने समाज में बराबरी की लड़ाई लड़ी। क्या बात कर रहे हैं राहुल गांधी पार्लियामेंट में? मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस की लीडरशिप से, बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में दुनिया और देश पूजता है ना, आप भी पूजते हैं, मैं भी पूजता हूं। आपको तो मालूम है ना कि बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसके अधिकारी 1947 में आजादी के बाद प्रथम कैबिनेट में वो थे, उनको नहीं दिया गया। कब दिया गया? 1989 में दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो सका। और कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी जी लोकसभा में ज्ञान बांट रहे हैं जाति के बारे में और धर्म के बारे में। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस की लीडरशिप ने नहीं दिया। जीते जिंदगी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, भारत रत्न का तख्त पहन लिया, लेकिन अंबेडकर जी को देने का विचार उनके मन में नहीं आया। मुझे लगता है आप युवाओं को ये सब बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं? नौजवानों के बीच गांव-गांव जाके इस बात को रख रहे हैं। भाई, कर्पूरी ठाकुर, मैं बिहार का रहने वाला हूं, सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुआ थे ना। ही वॉज अ टॉर्च बियरर ऑफ सोशल जस्टिस मूवमेंट। मर गए 86-87 में, ब्रह्मलीन हो गए, स्वर्ग सिधार गए। गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक आधार पर विपन्न, सवर्णों, समग्र लोगों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी 2004 से 14 सत्ता में थी, क्यों नहीं कर्पूरी जी को कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया? जयप्रकाश नारायण ने आजादी की भूमिका, लड़ाई में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उनको भी नहीं दिया। इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी के हिटलरशाही के खिलाफ लड़ाई लड़े। अंबेडकर साहब को गैर कांग्रेस सरकार, जयप्रकाश नारायण जी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मालवीय जी और कर्पूरी ठाकुर जैसे महान मनीषियों को नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित करने का काम किया। पीवी नरसिंह राव, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता और सदस्य नहीं हूं। अच्छा, ये मैं इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहा हूं। पीवी नरसिंह राव जी, भाजपा में जो भाजपा की सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, मोदी जी अच्छे प्रयास युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? लगातार प्रयास ही न हो रहा है। नौजवानों के लिए स्किल इंडिया का प्रोग्राम लाया गया। गांव में जो मिट्टी का बर्तन बेचारा बनाता था, वो गांव के चट्टी चौराहे तक आकर के उसको बेच के घर चला जाता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्किल इंडिया योजना को लागू करके आज वो मिट्टी का बर्तन, जो आपके गांव, आप कहां के रहने वाले हैं? मूलतः मुरैना का। मुरैना, मिट्टी का खूब काम होता है। भिंड और मुरैना, ग्वालियर के बगल में, मुझे जाने का अवसर मिला है कई बार। भिंड और मुरैना में मिट्टी का इतना काम होता है। आपके गांव भिंड में जो लोग, कुम्हार भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग जो मिट्टी के पात्र बनाते हैं, अब वो इंग्लैंड और अमेरिका में लोग बैठ करके उसको गूगल पर, यूट्यूब पर, और आजकल क्या क्या आ गया है, वो जो ऐप आ गया है, उस ऐप से उसको परचेज कर रहे हैं। कितनी बड़ी संचार क्रांति का सदुपयोग माननीय मोदी जी की सरकार ने स्किल इंडिया के माध्यम से कर दिया। मैं नरसिंह राव जी पर बोल रहा था। नरसिंह राव इस देश में प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे। इस देश को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन दिया। मर गए। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, सोनिया जी ने कांग्रेस के दफ्तर में उनके लाश को जाने नहीं दिया। किसने दिया उनको देश का सर्वोच्च सम्मान? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर दिया। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिकल बातचीत चल रही है, विपक्ष ये कहता है कि रोजगार का बड़ा संकट है देश में, मोदी जी उस सक्सेस रेट को नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है विपक्ष। मैं विपक्ष के इस बात को इंडोर्स कर रहा हूं इस तर्क के साथ। रोजगार के अवसर में परेशानी आ गई है विपक्ष के लिए। मंत्रिमंडल में बैठकर रबड़ी, जिलेबी और मलाई खाने के अवसर से महरूम हो गया है विपक्ष। राहुल गांधी जी जैसे महानतम इमेच्योर राजनेता को प्रधानमंत्री के कुर्सी के बगल में जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी तो उनको दिखेगी ही ना।
ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह साहब के कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ दिया था मीडिया के सामने, याद है ना आपको? जो व्यक्ति अपने दल के, अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे, वो निर्णय परिवर्तित हो जाए, तो आप समझ सकते हैं उनकी सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका देश के प्रति, सरकार के प्रति, जनता के प्रति क्या चिंतन है और वो कितने चिंतित हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि अभी हुनर की बात हो रही थी, स्किल इंडिया की बात हो रही थी, देश में नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उससे क्या कुछ तस्वीर आपको लगता है बदल जाएगी वाकई में? क्योंकि लंबे समय से ज़रूरत थी देश में नई शिक्षा नीति आए और मौजूदा दौर के हिसाब से आए, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई आए, अब वो कोशिश होती दिखाई दे रही। इसको आप कितना कॉन्क्रीट मानते हैं कि वाकई में सही नीति है, या इसमें भी मुझे लगता है कुछ मीन में एक रह गई, कुछ कमियां रह गई? 189 सालों के बाद, 189 ईयर्स के बाद माननीय मोदी जी ने देश की पौराणिक शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। आपको याद होगा, हो सकता है मैं कुछ साल में गलती बोल दूं तो आप भी सुधार सकते हैं, व्यूअर्स भी अपनी राय देंगे। 1835 में मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया था भारत के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर के रूप में भारत के अंदर 1835 में मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की थी। उस शिक्षा नीति को लागू करने के पीछे उनकी मानसिकता थी कि इस देश को गुलाम तभी बनाया जा सकता है जब इस देश की पारंपरिक पौराणिक शिक्षा पद्धति को हम समाप्त कर दें, हम संस्कृत समाप्त कर दें, भारत की संस्कृति और सभ्यता को समाप्त कर दें, देश में गुरु के प्रति, समाज में अपने से वरिष्ठ लोगों के प्रति जो आदर और सम्मान का भाव था उसको समाप्त कर दें। वो शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। वो काम मैकॉले ने किया, फिर भी समाप्त नहीं कर पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को भागना पड़ा भारत माता को प्रणाम करके। लेकिन 1947 में जो काम नेहरू जी को प्रथम कैबिनेट में करना चाहिए था, मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी को खत्म करके नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए थी, वो काम आजादी के अमृत काल खंड में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और 2020 में किया। और भारत की जो पौराणिक शिक्षा व्यवस्था थी, भारत के गांव में जो ऋषि कृषि परंपरा रही, वरिष्ठों के प्रति जो आदर रहा, संस्कृत के प्रति जो आदर रहा, हिंदी के प्रति जो आदर रहा, विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के प्रति जो आदर रहा। कितने नंबर दे रहे हैं आप इस नई नीति को? कितने नंबर दे रहे हैं? 100 में 1000। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कहा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनी से अच्छा नहीं है, एग्जामिनी ज्यादा अच्छा है, परीक्षा देने वाला ज्यादा बेहतर है। तो मोदी जी की सरकार की नई शिक्षा नीति अद्भुत है। ये देश के विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ी को भारत के अतीत से जोड़ेगी और भविष्य की ओर ले जाएगी। जब अतीत, वर्तमान और भविष्य का बेहतर समावेश होगा तो आने वाले 2047 में भारत अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करेगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और हमारे देश का जो भाव है वसुधैव कुटुंबकम का, उसको पूरी दुनिया स्वीकार करेगी। जी, युवा चेतना पर आप फोकस कर रहे हैं। एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में करने जा रहे हैं, उस सम्मेलन की क्या तैयारी है और उसमें क्या कुछ लक्ष्य रहने वाले हैं, क्या करेंगे और भविष्य के लिए क्या तस्वीर जो है रखेंगे सरकारों के साथ? इस देश में नौजवानों के लिए आइकन के रूप में लोकनायक जयप्रकाश नारायण सबके मन में सम्मान के साथ स्थापित हैं। 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है देश भर में। तो उस पूरे महीने में युवा चेतना देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, देश की जनता के माध्यम से, युवा वर्ग के माध्यम से उनको याद करेगी। इसी कड़ी में 19 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में हम देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्रों को और देश के विभिन्न जिलों से, गांवों से नौजवानों को बुला रहे हैं। और देश में जो परिवारवादी शक्तियों का मन बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब कमेरावादी साथियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किसान और मजदूर की संतानों को समाज के मुख्य धारा से आने से रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस के युवराज और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आसीन राहुल गांधी जी षड्यंत्र कर रहे हैं, इनकी षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ देश का नौजवान आंदोलन का घोषणा करेगा। और राजनीति में परिवारवाद के बीज को मिट्टी से निकाल के फेंकना है, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। अब युवाओं के बीच काम कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बहुत बात हो रही है, जाति की बहुत बात हो रही है। क्या वाकई में युवाओं के लिए ये मुद्दा है, जातियाँ, कि हम तो भारत एक है ना, एक अवधारणा पर चल रहे हैं कि हम सब एक हैं, एक ताकत से आगे बढ़ना चाहिए। आप युवाओं के बीच काम कर रहे हैं, उनकी सोच क्या समझ में आती है
क्या वाकई में ऐसी किसी गणना की, किसी कैलकुलेशन की जरूरत है क्या देश में? राहुल गांधी जी और विपक्ष में बैठे राजनेता देश को विभाजित करना चाहते हैं। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का सपना बुनने के लिए देश को विभाजित करा दिया। अगर उस समय के नेताओं ने संयम बरता होता, जवाहरलाल जी के बारे में भी मैं कह रहा हूं, मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पाने की लालसा में इन लोगों ने देश को विभाजित करा दिया, धर्म के आधार पर पाकिस्तान चला गया और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में भारत बच गया, भारत माता के दो टुकड़े कर दिए गए। आज राहुल गांधी जी सत्ता पाने की मनसा को सक्षम बनाने के लिए आज देश को जातीय विध्वंस की ओर ले जाना चाहते हैं। देश अगर जात में विश्वास रखता तो भगत सिंह ने शहादत नहीं दी होती। देश अगर जाति और धर्म के झगड़े में पड़ा होता तो अशफाक उल्लाह खान शहीद नहीं हुए होते। देश अगर जाति और धर्म के पचड़े में पड़ा होता तो बैकुंठ शुक्ला, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई होती। देश अगर जाति पर चला होता तो गांधी के दर्शन को देश स्वीकार नहीं करता। यह देश एकता में विश्वास रखता है। यह देश वसुधैव कुटुंबकम के भाव को चरितार्थ करने में विश्वास रखता है। यह देश अंबेडकर के दर्शन, लोहिया के विचार, जयप्रकाश के कार्य और राजनारायण के त्याग को मानता है। यह देश अद्भुत देश है। यहाँ जाति से बड़ा राष्ट्र का भाव होता है। अच्छा, ये बताएं कि युवा चेतना आम युवाओं को कैसे मदद करता है? मान लीजिए कोई युवा मेरे पास आए और मैं कहूँ युवा चेतना से संपर्क करिए, तो वो कैसे आपसे संपर्क करे और किस किस तरह से आप उसकी मदद करें? सोशल मीडिया पर हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारी ईमेल आईडी है, हमारा मोबाइल नंबर उपलब्ध है। लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम उनकी सहायता का प्रयास करते हैं। संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की। देश के सभी नौजवानों से हम अपील करते हैं, आप डरिए मत, अपनी बात संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बेबाकी से रखिए और देश के नवनिर्माण के इस महायज्ञ में श्रमदान कीजिए, ताकि आने वाले समय में भारत का वैभव बढ़े, युवा वर्ग सशक्त हो और चाइना और अमेरिका को हम पीछे करने में सक्षम हो सकें। जी, एक और कई जो है प्रदेशों में आयोग गठित हुए युवाओं के लिए काम करने, लेकिन उस शिद्दत से काम नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। पिछली सरकार में गठित हुआ था युवा आयोग, लेकिन काम नहीं कर पाया। तो ऐसे में क्या आप इन सरकारों के फोकस में ये लाएंगे कि युवा आयोग गठित करने हम से तो लगातार प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन आग्रह कर रहे हैं। देश के एक आम नागरिक और युवा होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने देश की 65% युवा आबादी को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु अभूतपूर्व काम किए हैं। देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया। हमें उम्मीद है आने वाले वर्षों में, महीनों में, दिनों में प्रधानमंत्री जी की विशेष अनुकंपा से देश में नौजवानों के लिए भी एक आयोग बन सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर युवा विकास परिषद का भी गठन हो सकता है और बाकी प्रधानमंत्री जी तो नौजवानों के लिए ही समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के मंशा पर तो कोई सवाल ही नहीं है। डेफिनेटली कोई सवाल नहीं है मंशा पर मोदी जी की, लेकिन एक ये आपका विश्लेषण क्या कहता है, और किन क्षेत्रों में हमको काम करना चाहिए युवाओं के लिए? इस देश को काम करना चाहिए युवाओं के लिए। सबसे पहले इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवारवादी कोढ़ नामक एक बीमारी शामिल हो गई है, इसके उन्मूलन के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। क्या इससे जो है बहुत सारे युवा उपेक्षित रह गए? 100%, 99% नौजवान उपेक्षित है। जाति के नाम पर अपने बाल बच्चा की ठेकेदारी नेताओं ने ले ली है। इस ठेकेदारी को बंद कराना है। खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान की चिंता करनी है। अंबेडकर के दिखाए हुए सपने का भारत साकार करना है। राजनारायण, जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी के सपनों का भारत साकार करना है। दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी ने जो सपना देखा, उस सपने को साकार करना है। आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन को चरितार्थ करना है। मिलकर काम करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, परिवारवादी सुरमाओं से देश को बचाना है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम अंतिम सवाल ले रहे हैं आपसे। अब इस देश का युवा एक दिशा में आगे बढ़ रहा है, हुनरमंद बन रहा है, साथ साथ में नई शिक्षा नीति उसको नई पौध भी तैयार कर रही है, लेकिन दुनिया में हम टिक पाएँ, दुनिया में हमारा युवा टिक पाए, इसके लिए क्या कोशिशें आपको लगता होनी चाहिए? और लगातार कोशिश हो रही है टिक पाएं। हम तो खड़े हैं मजबूती से। अमेरिका, रसा जैसे देश भारत के नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं हस्तक्षेप करने के लिए। आज विदेश में जब कोरोना काल में हाहाकार मचा था, तो हमारे देश के नेतृत्व ने दुनिया भर के देशों को मदद की। जो भारत कटोरा लेके खड़ा होने की स्थिति में आ गया था कांग्रेस की सरकारों के समय, आज वह देश दूसरे के कटोरे में सहयोग दे रहा है।
आज गरीब उन्मूलन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार ने अद्भुत काम किया है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और सदस्य नहीं हूं, लेकिन भारत के आम नागरिक की हैसियत से इन बातों को कह रहा हूं। आज पूरी दुनिया हमारे देश की ओर देख रही है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन चरितार्थ हो रहा है, राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है, गांधी का दर्शन चरितार्थ हो रहा है। अब क्या चाहिए? देश प्रगति के पथ पर बढ़ चुका है। देश विकास की उस रफ्तार में दौड़ रहा है जिस रफ्तार में अमेरिका और चाइना चल रहा है। बिल्कुल। तो आपने देखा, इसी तरह से हम आपको हर हफ्ते एक न एक शख्सियत से मिलवाते रहेंगे और देश के विकास में उनके योगदान की क्या सार्थकता है ये भी बताते रहेंगे। हमारे दर्शकों को नमस्कार और हमारे अतिथि को भी नमस्कार। धन्यवाद।